नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे उपनिवेशवाद और देहात के बारे में, जिसमें हमने जमींदारों के बारे में पढ़ा था, है ना। जमींदारों का उदय किस तरीके से हुआ था, इस्तिमरारी बंदोबस्त पढ़ा, और कल हमने ताल्लुकदारों इनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि उनके खिलाफ या फिर वो किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें। ठीक है। ग्रामीण से क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई, यानी कि नई तरीके की स्ट्रेटेजी, नई तरीके की रणनीतियां बनाई गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। यानी कि जो कंपनी है, उन्होंने निर्णय लिया कि जो स्त्रियों की संपत्ति होती थी या फिर पति की जो संपत्ति में जो अधिकार पत्नी का होता था या स्त्रियों का होता था, उन्हें नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया, यानी कि जो इनकी राजस्व मांग, कर वसूली की मांग होती थी, उसको जानबूझकर रोक दिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदारी के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदारों के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार होती रही, इसी तरीके से दोहराई जाती रही। अंततः गतवा, यानी कि अगर हम लास्ट में देखें तो राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही ऐसे मामलों में या ऐसे किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया जो राजस्व की राशि होती थी या टैक्स की राशि होती थी, उनको वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए, यानी कि ये एक बड़े लेवल पर किए जाते थे सौदे। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें बर्दवान की जमींदारी भी एक थी, यानी कि उस समय की 4 जमींदारियां बड़ी मानी जाती है, जिसमें से एक थी बर्दवान की जमींदारी। अनेक बेनामी खरीदारियां की, यानी कि जिनका कोई लेखा जोखा ही नहीं था, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मारपीट कर भगा देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पुराने रैयत को, जो पुराने किसान कृषक होते थे, वो बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदारों से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे। मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है, वे उसकी प्रजा हैं। जमींदारी की बिक्री से उनके तादाम्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में देखें तो कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, कि भाई मंदी आ रही है, उसकी स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांव पर जमींदारी की सत्ता और अधिक मजबूती हो गई। लेकिन आगे चलकर यही जो जमींदारी है, ये 1930 के दशक की घोर मंदी के हालात में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। ये देखो यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है, चित्र 9.6 में महाराज मेहताब चंद जी की पिक्चर है। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब तेजचंद बर्दवान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफी फली फूली, यानी कि जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय कौन था? राजा तेजचंद था। उसके बाद कौन आया जो शासन कर रहा था? मेहताब चंद।
मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। तो 1857 का विद्रोह बच्चों आगे हम चैप्टर से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 का विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे पांचवी रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश करी गई थी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। जो पांचवी रिपोर्ट है कितने पेजों की रिपोर्ट थी? 1002 पेजों की। इसके 800 से ज्यादा पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे कि भाई जो ये एकाधिकार चल रहा है भारत और चीन का, इस पर वो काफी कड़ा विरोध करते थे। बेनामी का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्तियों के नाम से किए जाते हैं। उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता, यानी कि एक तरह से वो गुमनाम व्यक्ति, बेनामी है ना, जिनका कोई नाम नहीं होता उसमें। लठियाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। ठीक है। तो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध किया। उसके बाद वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। निजी मतलब जो खरीदारी बिक्री ये सब कर रहे थे अपने निजी तौर पर, जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि जो भारत का बाजार था वहां पर अलग अलग चीजें मिलती थी, बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी मिलती थी। कई राजनीतिक समूहों का तो यह भी कहना है कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं सदी के अंतिम दशकों में उन्हें एक अधिनियम पारित करे। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी, यानी कि जिस समिति ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, पांचवी रिपोर्ट को, वो एक प्रवर समिति थी, यानी कि उसका नाम क्या था? प्रवर। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, यानी कि जो आखिरी के दशक थे 18वीं शताब्दी के, उनमें ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती और सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी कि सरकार भी रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें जानने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है, यानी कि जो रिसर्च हुई है उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्टों में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों और जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच करी है। उनसे पता चला है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है।
ये एक लाइन में आप लिख सकते हो, क्योंकि पांचवी रिपोर्ट में क्या दिखाया गया, तो पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है। और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खेत खोते जा रहे थे, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी, तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बेच बचा लेते थे और बहुत कम मामले में विस्थापित होते थे। ये जो उद्धृत है, ये पांचवी ही रिपोर्ट से लिया गया है, जो स्रोत दो दे रखा है हमें, ये पांचवी रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है, जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203, तदनुसार 1796-97 में विज्ञप्ति जमीन की निर्धारित राशि 28,70,61 सिक्का रुपए थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपए में बेची गई। ठीक है, यानी कि इसमें हमें क्या दे रखा है, इनके खरीद और बिक्री के जो इनके पैसे थे वो दे रखे हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे। बाकी दारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे, नदिया, राजशाही, विशनपुर, ये जो विशनपुर सभी बंगाल के जिले हैं, ये आदि के राजा। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफी कठिनाई उठानी पड़ी थी। ठीक है, तो बच्चों ये पढ़ा हमने जमींदारी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुदाल और हल के बारे में। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर, स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। अच्छा, झूम खेती वैसे क्या होती है? झूम खेती होती है कि हम जो एक ही जगह टिक के, मतलब हम सोचे कि एक जगह रहकर कोई कृषि कर रहा है, तो वो हो गया स्थानीय कृषि या फिर स्थायी कृषि। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जैसे यहाँ पर आज यहाँ पर खेती कर रही, फिर और कोई मौसम चेंज हुआ तो दूसरी खेती करनी है, वो कहीं और जाके करी, तो वो होती है झूम कृषि हमारी। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषि अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाकों में स्थित जंगल, चारगाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े और झंझट किस तरीके से और कैसे उत्पन्न हुए। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे 2.1, जिसमें दे रखा है राजमहल की पहाड़ियों में किस तरीके से क्या किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। इसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया, वहां उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। तो तो बुकानन जो था, उनके जो वहां के निवासी होते थे उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता था। क्यों? क्योंकि जो बुकानन है वो उनसे मतलब अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता था, लेकिन जो वहां के लोग वो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे ना तो अच्छा व्यवहार करते थे और बार बार गांव घर बार छोड़कर वहां से भाग जाते थे। तभी ये झूम खेती का प्रचलन शुरू हुआ था। तो बुकानन कौन था, एक बार ये देख लेंगे। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक काम किया था इसने। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा, यानी कि जो उनका महल था या शासन था या जहाँ वो रहते थे, है ना, वहीं पर उसने अपना बंगाल चिकित्सक सेवा में कार्य किया। वर्तमान में जो कोलकाता है, इसको वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, उसके अपने प्रवास के दौरान उसने, यानी कि प्रवास मतलब वहां रहने के दौरान, उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना करी जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया।
ठीक है। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्योग के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया, यानी कि जाना कि किस तरीके से कहाँ तक ये भूमि है, किस तरीके से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। 1815 में वह बीमार होकर इंग्लैंड चले गए, यानी कि कुल मिला के वो यहाँ पर कितने 1794 से और 1815 तक लगभग 20 वर्ष के आसपास वो यहाँ पर रहे। अपनी माता की मृत्यु के बाद वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे बुकानन। ये पहाड़ी लोग कौन थे, वे बुकानन के दौरे के प्रति अपने आशंकित क्यों थे, यानी कि जो राजमहल की पहाड़ियों में लोग रहते थे वो बुकानन को देख कितना आशंकित, इतना मतलब इतने असमंजस में किस लिए थे। तो बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था, यानी कि जहां जहां वो घूमा फिरा था, लोगों से मुलाकात करी थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती, यानी कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमें इस पत्रिका से सारे उत्तर मिल जाएं। उसकी यह डायरी समय की केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, यानी कि जिस समय वो था तो वो डायरी लिखता था, जिस तरीके से वहां के लोग व्यवहार करते थे या वो चीजें जो भी वो चीजें वहां की नोट करता था वो अपनी डायरी में लिख देता था। लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें, यानी कि उन पर नजर डालें हम अगर, तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, झूम खेती किया करते थे। झूम खेती मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि झूम खेती क्या होती है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने की तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा उगा लेते थे, यानी कि ये पहले वहां जाके क्या करते थे, वहां की जमीन को उपजाऊ बनाते थे, वहां से घास फूस को जलाकर उसको साफ कर देना, फिर राख की पोटाश बनाते थे कि भाई वहां की जो जमीन है वो कैसे बन जाए, उपजाऊ बन जाए, और फिर दाल, ज्वार, बाजरा वहां पर उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से, यानी कि हल की तरह ही होता है, जैसे हल होता है, एक्स होती है, इसी तरीके से कुदाल भी होती है, थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई गुणवत्ता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। उन जंगलों से पहाड़ियां लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे और पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वे पशुओं के लिए चारगाह, यानी कि उनके खाने की चीज बनती थी। ये देखेंगे चित्र 9.8, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र है ये, जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार थे जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र, आपने इंग्लिश में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा कैप्टन कुक के बारे में, तो उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण कर गया था। वहां होजेस ने कई क्वार्टेट तैयार किए। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज करी थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य की शक्ति की प्रशंसा करी जाती थी। ठीक है, तो शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ियां लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ गई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि जो इमली के पेड़ होते थे, जो भी हमने चित्र देखा उसमें थे ना वहां पे, तो इमली के पेड़ों के बीच जो
झोपड़ियां होती थी उनमें रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपनी राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी करे जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर, खिराज मतलब कुछ न कुछ पैसे वैसे देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। जैसे कि आज के टाइम में ये किसने रूप ले लिया, टूल टैक्स ने, है ना। जब ऐसा पत्थर पहाड़ियां मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि लंबे समय तक नहीं चली और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। यानी कि जो पड़ती भूमि यानी कि जिसको जलाकर वहां पर फिर पोटाश बखेर के उसको उपजाऊ बनाया जाता था, उसको क्या कर दिया, बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फैसला पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनस्पतियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए बेहद कठिन था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों-ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता रहा, स्थायी कृषि मतलब कि अब ये कृषक वहीं रहने लगे थे, जंगलों तथा चारगाहों का क्षेत्र संकुचित हो गया। इससे पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांव पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में, क्योंकि अब देखो जो झूम खेती करने वाले थे उन्हें दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उनके लिए तो जो वो जगह थी वो कम पड़ने लगी थी, संकुचित होने लगी थी जब वहां पर स्थायी कृषि बढ़ने लगी। तो 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगा। तदोपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखें और अपने लोगों को अनुशासन में रखें, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिसने उसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे, क्योंकि जो समुदाय के लोग हैं वो एक तरह से उसे विश्वासघाती बोलने लगे कि भाई तुमने वहां से क्यों भत्ता लिया जब हम पैसे ले ही नहीं रहे उनसे। तो औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी वैतनिक मुखिया माने जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए 1810 से 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा करी थी। तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से ही देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में धारणा बन गई थी उनके इलाके में ब्रिटिश की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा लगने लगा था, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली को बर्बाद कर रहा है एक तरह से। वस्तुतः इन्हीं दिनों
उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी, वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बाशिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपने झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों यानी कि संथालों का प्रतीक माना जाए। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। ठीक है, तो अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संथाल के बारे में। आज करेंगे इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।